Hello everyone. Today we are going to study some basic topics of photosynthesis. Last part of photosynthesis we can say, in which we will study Rubisco reaction in detail. We have done all the cycles and we know that basically it is the C3 cycle which produces the end product. So उसमें हमारे पास जो एंजाइम है that is Rubisco. Usually हम पढ़ते हैं Rubisco कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है, बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो Rubisco के रिएक्शन के कितने स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे Rubisco reaction, then we'll study what is Warburg effect, then what are compensation points, CO2 compensation point and light compensation point, then how Rubisco and PEP carboxylase can discriminate between different isotopes of carbon. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि CO2 इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसमें कार्बन है और वो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं. दैट मीन्स CO2 भी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है. तो कौन से प्लांट्स डिस्क्रिमिनेट अच्छे से कर सकते हैं? नेक्स्ट इज फोटो इनहिबिशन. हम प्लांट्स में ब्राइट सनलाइट का इफेक्ट जरूर देखेंगे कि फोटो इनहिबिशन से प्लांट पे फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होता है. इन द लास्ट ये बेसिक टॉपिक्स हमें जस्ट एंजाइम्स के बारे में एक नॉलेज दे रहा है. लास्ट पार्ट हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया, हमने एंड प्रोडक्ट बना लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और वी कैन से सिंपली फ्रक्टोज. लेकिन जब हमने ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम पढ़ा था तो जो मेन सबस्ट्रेट या मेन शुगर है जो मूव करती है थ्रू आउट द प्लांट दैट इज सुक्रोज. दैट मीन्स हमें ये देखना है कि फ्रक्टोज से आगे सुक्रोज कैसे बनता है. प्लस हमने ये भी पढ़ा है कि मोस्टली प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज स्टार्च. How starch and sucrose are synthesized from photosynthetic end product. This will be our last topic. So let's start with Rubisco reaction. This is RUBP. Structure of RUBP. RUBP is ribulose 1,5 bisphosphate. So ये सबस्ट्रेट था जो RUBP सबस्ट्रेट था जिसको यूज करता है Rubisco. तो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे हमने शो कर दिया फॉस्फेट प्रेजेंट है. हम इसको इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं. वी हैव 5 कार्बन. अब सिंपली Rubisco RUBP और हमें पता है जो और 2 थिंग्स हमने कहा था रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं वो क्या थे. Rubisco के रिएक्शन में RUBP प्लस CO2 प्लस वाटर. इसके साथ हमने आगे शो किया था क्या फॉर्मेशन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अब सबसे पहले जो Rubisco का रिएक्शन है इसको हम 5 स्टेप रिएक्शन कहते हैं. 5 स्टेप रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप जो है इसमें माना जाता है दैट इज इनोलाइजेशन. इनोलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली इनोल फॉर्मेशन. एंड व्हाट इज इनोल? इनोल इज इन प्लस ओल. इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH ग्रुप. सो अब हम यही Rubisco RUBP का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. इसमें चेंज कहाँ आता है हम शो कर रहे हैं. ठीक है, ये RUBP है. तो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर था. अब इसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ओल ये H शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे और इस कार्बन के साथ यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड. मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में चेंज आता है बेसिकली. तो अब आपके पास इन भी बन गया और ओल भी बन गया. तो ये जब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको हम कह देंगे सिंपली इनोलाइजेशन. अब जो इनोलाइजेशन है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या शो कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्योंकि 5 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप हो गया इनोलाइजेशन. सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन में हम क्या शो करेंगे? CO2 का अपटेक शो करेंगे. ठीक है, सो CO2 का अपटेक जो होगा वो थर्ड कार्बन पे हम शो कर रहे हैं. सेकेंड और थर्ड कार्बन में हमने शो कर दिया, इनोलाइजेशन का चेंज आया. अब हम ये शो करेंगे कि सेकेंड और थर्ड में आगे नेक्स्ट क्या चेंज आता है जिससे आपके पास नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. अगेन हमने सेकेंड और थर्ड कार्बन में ही चेंज शो करना है, बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है, अब क्या होता है CO2 को भी हम अगर इलेबोरेट करके लिखें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा O के साथ. तो ये H हम यूज कर सकते हैं. C के ऊपर जो OH आपने शो किया वो हमने इस तरफ शो कर दिया और यहाँ पे अटैच हो जाता है C डबल बॉन्ड.
ठीक है, लेकिन अब कार्बन के फिर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम कार्बन के 4 ही बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे O, इसको बैलेंस करने के लिए चार्ज H आ जाता है, जो H यहाँ प्रेजेंट था वो H यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है और इस कार्बन के भी 4 और इसके भी 4। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अगेन हमने सेकेंड और थर्ड में ही चेंज शो कहा था, तो अब यहाँ पे एडिशन हो गया किसका, CO2 का। प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कार्बोक्सिलेशन। अभी तक हमने 2 स्टेप्स किए हैं। फर्स्ट स्टेप में इनोलाइजेशन, ईन और ओल फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद उस कार्बन पे जहाँ पे ओल है और ईन है जिसके साथ अटैच सेकेंड कार्बन पे, वहाँ CO2 अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी हमें सेटिस्फाई करना है। तो अब आपके पास सेकेंड स्टेप क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन। नाउ द थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या होगा, हाइड्रेशन, जिसमें हम एडिशन ऑफ वाटर शो करेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। अब हम नेक्स्ट इस तरफ को शो करते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने कहा थर्ड स्टेप इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में बेसिकली हम क्या शो करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। सो जो वाटर है वो बेसिकली इस कार्बन पे जाके अटैक करता है। अब हमारे पास बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब यहाँ पे वाटर ने अटैक किया तो हम यहाँ क्या शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो उसके साथ, क्योंकि वाटर को आप HOH की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ इसके साथ H अटैच कर दिया और यहाँ पे क्या अटैच कर जाएगा, OH। अगेन कार्बन की वैलेंसी हमने कंप्लीट करना है। तो अब इस स्ट्रक्चर को समटाइम्स इंटरमीडिएट को कह दिया जाता है जेम डाइयोल। जेम डाइयोल, एक ही कार्बन के आपके पास 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। So this is the third step. Now the fourth step and the fifth step, उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। हम कहेंगे next is bond cleavage and protonation. So इनको हम fourth and fifth, ये steps हम एक साथ शो करेंगे और लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज एंड प्रोटोनेशन में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं दैट यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, साथ में प्रोटोनेशन मीन्स जो आपने H ऐड करना है, वैलेंसी पूरी करनी है, वो हम कर सकते हैं। सो अब आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH2OP देन COH COOH एंड यहाँ से क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H इसमें ऐड कर दिया गया। तो प्रोटोनेशन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो C के पास 2 OH हैं। तो अब ये वाला कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे एक H क्योंकि इसे दे दिया गया तो यहाँ पे O था वो डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा, H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे देगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है और C पे OH एक साइड ऑलरेडी है। अब यहाँ पे HOH CH2OP। सो अब हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बन गए, वन स्ट्रक्चर इज दिस एंड वन स्ट्रक्चर इज दिस। जब अब इसकी रीअरेंजमेंट करके हम शो करेंगे कि हमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे मिल रहा है। तो अब हमने जस्ट 5 स्टेप्स किए रुबिस्को रिएक्शन के। फर्स्ट था इनोलाइजेशन जिसमें ईन ओल की फॉर्मेशन होती थी, सेकेंड इज कार्बोक्सिलेशन अपटेक ऑफ CO2, थर्ड इज हाइड्रेशन अपटेक ऑफ वाटर, फोर्थ इज बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से टूटेगा और फिफ्थ इज प्रोटोनेशन मींस वहाँ पे H ऐड हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप रुबिस्को रिएक्शन के बाद हमें ये 2 लास्ट में कंपाउंड्स मिले हैं। अब हमें अरेंज करना है, इस तरह से देखना है कि 3PGA कैसे बना। नाउ वी कैन अरेंज, अगर हम इसे लिखें तो हम CH2OP देन सेकेंड कार्बन, इस कार्बन पे OH है और H है और C है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, जो H है हमने इस तरफ लिख लिया, OH इस तरफ लिख लिया और C डबल बॉन्ड OH, ये हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसिड। तो एसिड फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OH। तो आपके पास ये क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। COOH जहां प्रेजेंट होगा उसको नंबरिंग 1 दिया जाएगा, 2 एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मींस 3PGA। सिमिलरली हम इस कंपाउंड को अगर देखें तो यहाँ भी हम यही शो कर रहे हैं, सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको नंबरिंग 1 दे देंगे। देन कार्बन पे HOH
एंड देन CH2OP। मीन्स आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो 1 2 3 की फॉर्म में। तो देखा जाए आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। दैट मीन्स हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 PGA के जब हमने RUBP के 1 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये रुबिस्को रिएक्शन अब कंप्लीट होता है। सो रुबिस्को का जो रिएक्शन है जनरली हम कह देते हैं कार्बोक्सिलेशन, बट एक्चुअली इट्स रिएक्शन इज ए 5 स्टेप रिएक्शन। तो वो हमने याद रखना है, 5 स्टेप्स होते हैं, तब हमें अल्टीमेटली 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज वारबर्ग इफेक्ट। सो साइंटिस्ट वारबर्ग था, उसने सिंपली क्या वारबर्ग इफेक्ट दिया दैट उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, या हम इसको फोटोसिंथेटिक यील्ड भी कह सकते हैं, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जब हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगा देन ऑक्सीजन विल बी एक्टिंग एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम कहेंगे of CO2 for active site of Rubisco। ऑब्वियसली क्योंकि रुबिस्को जो है वो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे सकता है और एक्टिव साइट पे कोई एक रिएक्शन मिल सकता है। अगर वो CO2 अपटेक करता है तो हमें कार्बोक्सिलेशन मिलेगा, C3 साइकिल चलेगा, बट अगर वो ऑक्सीजन अपटेक करता है तो हमारे पास ऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा और C2 साइकिल चलेगा। तो जब हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही, अगर आपके पास बैलेंस चेंज हो जाता है CO2 और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का, और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है CO2 कंपैरेटिवली कम, तो क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो डिक्रीज कर जाती है। रीजन ये कि रुबिस्को फिर ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है और एक्टिव साइट के लिए compete कर रहे हैं। अब इस वजह से अगर फोटोसिंथेटिक फाई डिक्रीज कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं, बेसिकली ये क्या कंसेप्ट है, फाई डिक्रीज कर रहा है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, C2 साइकिल चलेगा। अब जो पूरा साइकिल है, रिएक्शन है, उनको हमने फोटो रेस्पिरेशन कह दिया था, बट सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पे डिफाइन करें कि फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इस इफेक्ट को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वारबर्ग इफेक्ट हमें कौन से प्लांट्स में मिलेगा। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई होने से रुबिस्को पे जो इफेक्ट आ रहा है, रुबिस्को की साइट के लिए जो कंपटीशन है वो तभी पॉसिबल है जब रुबिस्को एयर में अच्छे से एक्सपोज है, मतलब उसके पास डायरेक्ट एयर से CO2 एंड ऑक्सीजन लेने का है मैकेनिज्म। तो अब ये आपको कहाँ मिलता है, C3 प्लांट्स में, क्योंकि C4 प्लांट्स में तो रुबिस्को डीपली सीटेड होता है, कहाँ पे, बंडल शीथ सेल्स में, और वहाँ पे यूजुअली हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है सो दैट रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को नहीं लेता है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो बेसिकली हम C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे रुबिस्को डायरेक्टली एक्सपोज होता है टू एयर। तो C3 प्लांट्स में हम कह सकते हैं हमें कौन सा इफेक्ट मिलेगा, वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट ना तो हमें C4 प्लांट्स में मिलेगा ना ही कैम प्लांट्स में, क्योंकि कैम प्लांट्स में भी बेसिकली C4 साइकिल चलता है। सो दिस इज वारबर्ग इफेक्ट। इन compensation points, first we'll do CO2 compensation point. ओके, सो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है, कॉम्पनसेशन पॉइंट मीन्स टू कॉम्पनसेट, मीन्स टू इक्वलाइज। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम CO2 के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। तो CO2 जो है वो 2 प्रोसेसेस में हम कह सकते हैं इन्वॉल्व है। एक तो प्रोसेस जो प्लांट्स में चल रहा है वो है फोटोसिंथेसिस, और एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। सो वी ऑल नो इन रेस्पिरेशन CO2 is evolved, but in photosynthesis CO2 is fixed. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस में CO2 का अपटेक है और एक प्रोसेस में CO2 का रिलीज है। तो कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है जो CO2 अपटेक भी कर रहा है, CO2 रिलीज भी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट विच CO2 fixed by photosynthesis फोटोसिंथेसिस में जितनी CO2 फिक्स की गई दैट विल बी इक्वल टू CO2 रिलीज्ड
बाय रेस्पिरेशन। क्योंकि दो प्रोसेसेस हैं जिसमें CO2 का अपटेक है और रिलीज है, तो जितना फोटोसिंथेसिस से CO2 प्लांट्स ने फिक्स किया उतना ही जब बर्निंग ऑफ फ्यूल किया गया तो उतना CO2 रिलीज कर दिया गया बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब ये दोनों इक्वल हो गए, बट इक्वल होने पे भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, कितनी CO2 है एक्चुअल में, कितनी CO2 फिक्स की गई और कितना रिलीज हुआ वो सेम है, बट एक्चुअल में अमाउंट कितना है CO2 का, वो कॉन्सेंट्रेशन जिसपे ये बराबर मिलते हैं उसको हम कहते हैं CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट। बट जनरली CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट को हम ऑक्सीजन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में सेकेंड एक और गैसियस कंपोनेंट है जो सेम इस तरह से चेंज शो करता है, ऑक्सीजन। मींस अगर हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्स किया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व भी किया जाता है। तो आप इसको एक और वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस will be equal to oxygen used और uptake कह सकते हैं हम by respiration। क्योंकि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल और CO2 हम रिलीज करते हैं, या प्लांट्स की बात करें तो सेम होता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का अपटेक किया जाएगा, CO2 का रिलीज किया जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे रिलीज्ड, और जितनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज किया गया उतना ही ऑक्सीजन रिलीज किया गया बाय फोटोसिंथेसिस, या जितना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस ने रिलीज किया उतना उसने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया। तो अगर प्लांट्स में ये दो वैल्यूज इक्वल हैं तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट। सो ये हमने CO2 के टर्म्स में किया, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर किया। अब वैसे ही आपके पास एक और कॉम्पेंसेशन पॉइंट आता है, that is light compensation point। so concept same है, लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट में भी हम यही चीज देखेंगे कि CO2 बराबर होना चाहिए या ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। डिफरेंस ये है कि इस कॉम्पनसेशन पॉइंट में हम इनका कॉन्सेंट्रेशन चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो दोनों इक्वल कब हैं। जिस लाइट इंटेंसिटी पे आपको ये फिनोमिनन मिलता है, जो ये कॉन्सेप्ट है ये मिलता है जिस लाइट इंटेंसिटी पे, उस लाइट इंटेंसिटी को हम लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट कह देंगे। मींस कॉम्पनसेशन पॉइंट में हमेशा चेक यही करना है कि CO2 बराबर होना चाहिए, या ऑक्सीजन के टर्म्स में हम कहेंगे बराबर होना चाहिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ये दोनों बराबर मिलते हैं, अगर हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं तो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कह देंगे। जब ये दोनों बराबर हैं, अगर हम उस टाइम लाइट इंटेंसिटी चेक करते हैं तो उसे हम लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट कह देंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मींस जो आपको नेम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये अंडरस्टूड है कि लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट में हम ये इक्वल जरूर कर रहे हैं, बट हम मेजर क्या कर रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी, जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं। और CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट में हम अगेन ये देख रहे हैं दोनों बराबर कब हैं, लेकिन उसमें हम मेजर क्या कर रहे हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। सो ये दो कॉम्पनसेशन पॉइंट्स हैं फॉर प्लांट्स। एक में हम CO2 मेजर करते हैं और एक में हम लाइट इंटेंसिटी मेजर करते हैं, जब CO2 फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू CO2 रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। लेट्स अंडरस्टैंड these compensation points with the help of a graph। सो बेसिकली सपोज ये हम ग्राफ लेते हैं और मैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट चेक कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी लेना है, क्योंकि हमने लाइट इंटेंसिटी वो देखना है जहाँ पे CO2 का अमाउंट फोटोसिंथेसिस से जितना फिक्स हुआ उतना ही रिलीज हो गया बाय रेस्पिरेशन। तो यहाँ हमने लाइट इंटेंसिटी ले ली और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, CO2 एसिमिलेशन और CO2 फिक्सेशन भी कह सकते हैं, या सिंपली मैं कह सकती हूँ कौन सी प्रोसेस चेक कर रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस। और इस तरफ यहाँ हम जीरो ले रहे हैं, अबव दिस हम फिक्सेशन और बिलो दिस हम रिलीज चेक कर रहे हैं, CO2 रिलीज। तो ऑब्वियसली CO2 रिलीज कौन सी प्रोसेस में होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, सो अगर सपोज हमें ये ग्राफ मिलता है, अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, बिलो जीरो, यहाँ पे 0 पॉइंट ले रहे हैं हम, तो अगर ये 0 वाला स्केल है तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये 0 वाला जो स्केल है, ये वाला पॉइंट है, इससे बिलो हम माइनस में शो कर रहे हैं वैल्यूज, तो बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलीज। तो जितनी वैल्यू यहाँ तक आती है इसका मतलब इतनी CO2 रिलीज हो गया, और अबव दिस हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो यहाँ तक हम क्या देखेंगे, कितना CO2 क्या हो गया, फिक्स हो गया, एसिमिलेट किया गया। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दोनों का जो CO2 है वो इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम बिलो जीरो स्केल देखें, जीरो वाले पॉइंट से नीचे, तो यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है। कौन सी प्रोसेस चल रही है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं है, हम ये कह सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, क्योंकि हम डार्क कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस देख रहे हैं। तो लाइट नहीं है अगर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ जो मेजर प्रोसेस है वो कौन सी है हमारे पास? रेस्पिरेशन। हम इसको रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में कह रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे रेस्पिरेशन ओनली भी लिख सकते हो, क्योंकि डार्क में हो सकता है कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर दी जाए, सिर्फ कौन सी प्रोसेस चलेगी? रेस्पिरेशन। और अब हम यहाँ पे एसिमिलेशन देख रहे हैं, मतलब CO2 का फिक्सेशन हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रहा है बट रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है किससे? रेस्पिरेशन से, तभी अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? एसिमिलेशन। यहाँ सिर्फ रेस्पिरेशन को ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जस्ट आपको रिलीज मिल रहा है, कोई फिक्सेशन नहीं हो रहा। यहाँ हम शो कर रहे हैं कि फिक्सेशन हो रहा है, तो रेस्पायर भी वो कर रहा है, इसका मतलब जितना CO2 उसने रेस्पिरेशन के लिए यूज करना था वो कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा वो CO2 फिक्स कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है। तो अब हम अगर लाइट इंटेंसिटी, अगर ये वाला स्केल देखें तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस बराबर है किसके? रेस्पिरेशन के। मतलब जितना CO2 फोटोसिंथेसिस में फिक्स किया गया उतना ही रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रिलीज। इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जीरो वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे मैं ये कह सकती हूँ कि फिक्सेशन है, ना ही मैं कह सकती हूँ रिलीज है। कॉम्पनसेशन पॉइंट वही होता है जहां हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट नेट फिक्सेशन और एसिमिलेशन इज जीरो, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ दैट नेट रिलीज ऑफ CO2 इज ऑल्सो जीरो। ना तो रिलीज हो रहा है ना ही फिक्सेशन हो रहा है, तो वो ये पॉइंट है जहां P इक्वल है किसके? R के। अब यही तो पॉइंट होता है जहां पे हमें ये मिलेगा, और इसी को तो हम कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं। अब क्योंकि मैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट देख रही थी तो मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी मेजर करनी है? मैंने इन दोनों को इक्वल मान लिया, अब मुझे देखना है कितनी लाइट इंटेंसिटी पे आपको ये मिला। जिस लाइट इंटेंसिटी पे, लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी है, जिस लाइट इंटेंसिटी पे हमें P इक्वल्स टू R मिलेगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। सिंपल। सो इस ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि हम ये जरूर चेक कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर होना चाहिए। आप उसमें चाहे CO2 मेजर कर लो, चाहे आप उसमें ऑक्सीजन मेजर कर लो, दोनों प्रोसेसेस का जब नेट जो है वो जीरो है, चाहे इफ्लक्स कहें हम, चाहे एसिमिलेशन कहें, जब वो जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे अगर लाइट मेजर की जाए तो वो जो लाइट इंटेंसिटी है जहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेसेस इक्वल मिल रही हैं उसे हम कह देंगे लाइट इंटेंसिटी। वो लाइट इंटेंसिटी है जहाँ इक्वल हो रहा है उसे हम कह देंगे लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। अब सेम कंसेप्ट, अगर मुझे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट निकालना है, फिर से मुझे यही देखना है P इक्वल्स टू R होना चाहिए, लेकिन वहां पे लाइट इंटेंसिटी मेजर नहीं करेंगे, वहां पे क्या मेजर करेंगे? CO2 कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मैं सिंपली ये कह सकती हूँ, सेम ग्राफ आपको मिलेगा बट यहाँ लाइट इंटेंसिटी चेक नहीं कर रहे, अगर मैं यहाँ पे क्या चेक करती हूँ? CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पॉइंट जहां पे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बराबर हो रहा है वहां पे मैं देखूंगी कितनी CO2 है जहां ये बराबर हो रहे हैं। जो CO2 की वैल्यू है अब हम उसे क्या कह देंगे? इस वैल्यू को अब मैं क्या कह सकती हूँ? CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। मींस ग्राफ आपके पास सेम है, अगर हम लाइट इंटेंसिटी चेक करते हैं तो उसको लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन चेक करती हूँ तो उसे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कह देंगे। अब जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है वो हम कंपेयर कर सकते हैं फॉर C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट दोनों के लिए सेम हो सकता है क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि एक C3 प्लांट्स में रुबिस्को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहा है, लेकिन C4 प्लांट्स में जो रुबिस्को है डीप सीटेड है, उसके आसपास बहुत सारी CO2 मेंटेन किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों रुबिस्को जो है C3 का और C4 का, उनकी एनवायरनमेंट में CO2 की अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, तो कॉम्पनसेशन पॉइंट डिफर करेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट डिफर करेगा। रेस्पिरेशन अगर दोनों की हम इक्वल भी मानते हैं तब भी आपके पास फोटोसिंथेटिक रेट वहां डिफर कर जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ग्राफ स्टडी करेंगे फॉर C3 एंड C4 प्लांट्स। सो फॉर C3 एंड C4 प्लांट्स ग्राफ आपको इस तरह से भी दिया हो सकता है जिसमें बेसिकली हम CO2 फिक्सेशन
एंड CO2 रिलीज शो करते हैं, या समटाइम्स ये जो डाउन साइड पोर्शन है CO2 रिलीज, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ सिर्फ रेस्पिरेशन चल रहा है, तो वो समटाइम्स आपको ग्राफ में नहीं भी दिया होता। सपोज अब हमें दो ग्राफ्स गिवन हैं, अब इस तरफ हम क्या लेंगे, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मैं CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट देख रही हूँ, लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट दोनों में ज्यादा वेरी नहीं करता, बट CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट वेरी करेगा। अब अगेन मुझे अगर CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट देखना है तो हम कहाँ देखेंगे, हमेशा चेक वहां करना है जहां वो इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमें ये बता रही है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल है। इसके बिलो हम सिर्फ कौन सी प्रोसेस शो कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, रेस्पिरेशन ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस कम है, तो आपके पास ओवरऑल नेट रिलीज आपको मिल रहा है, नेट जो रिलीज मिल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इसके अबव अगर हम देखें तो हमें नेट फोटोसिंथेसिस मिल रहा है, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से ज्यादा है, उसकी वैल्यू अगर चेक करनी है तो हम यहाँ से चेक करेंगे। बट ये जो आपके पास बार है, ये एक्सिस है, यहाँ पे अगर हम जिस भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखेंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बराबर है। यहाँ अब हमने क्या मेजर किया है, इस एक्स एक्सिस पे हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हमने सपोज यहाँ पे दो प्लांट्स ले लिए, तो दो प्लांट्स का इंटरसेक्शन आपको यहाँ मिल रहा है। अब इनमें से एक C3 प्लांट है और एक C4 प्लांट है, तो यूजुअली जो C3 प्लांट होता है उसका कॉम्पनसेशन पॉइंट यहाँ से चेक नहीं करना है, ये तो अब कितना भी जा सकता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपके पास फिक्सेशन कितना हो रहा है, क्योंकि हम अप साइड पे सिर्फ फिक्सेशन शो कर रहे हैं, तो फिक्सेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग C4 का भी ज्यादा हो सकता है, C3 का भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी नहीं करता। ये ग्राफ आपको इस तरह से भी मिल सकता है, जिसमें आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, किसी कंडीशन में C3 का भी ज्यादा हो सकता है, तो हमें ये नहीं चेक करना होता, ये कितना भी वेरी कर सकता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हमें चेक क्या करना है, अगर मुझे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट देखना है तो मुझे इस एक्स एक्सिस पे देखना है। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा, ये जो कर्व है जिसका भी है, हम ये शो कर रहे हैं कि ये पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी ना, क्योंकि आप 0 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, आपके पास इस तरफ को वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो जो वैल्यू जो इंटरसेक्शन पॉइंट बाद में होगा ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा, जो पहले होगा उसकी वैल्यू कम। ये पॉइंट जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है, दिस इज CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट्स, और जिसकी वैल्यू कम है इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज फॉर C4 प्लांट्स। अब इसका रीजन क्या है, ये तो बात क्लियर हो गई कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट में हमें CO2 की ही कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है। अब वो मेजर आप कैसे कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे मेजर कर सकते हो, क्योंकि उसी पे हम मान रहे हैं P = R है। अब C3 प्लांट्स का हमने कहा कॉम्पनसेशन पॉइंट ज्यादा होता है, यूजुअली 50 to 70 ppm ऑफ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हम बता रहे हैं, और जो C4 प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनका लेस देन 10 ppm CO2 होता है। सो C4 प्लांट्स का कॉम्पनसेशन पॉइंट कम है, तो वो हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे पहले मिलेगा या उस लेफ्ट साइड को मिलेगा, और C3 का ज्यादा होता है वो हमेशा आपको राइट साइड की तरफ को मिलेगा, या हम कह सकते हैं एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जहां है उस तरफ को मिलेगा। रीजन ये कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको तो डिपेंड करना पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, वो जो CO2 लेंगे, उनका जो रुबिस्को है वो CO2 लेगा, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है, जितना उसको CO2 मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। जब जितना वो फिक्स कर रहा है और उसका रेस्पिरेशन बराबर होता है तब हम कहेंगे कॉम्पनसेशन पॉइंट अचीव है। अब अगर सपोज दोनों का रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट बराबर भी हो रहा है तब भी उसको उस रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस के बराबर लाने में डिपेंडेंस कहाँ है, एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर से उतना CO2 मिलेगा तब जाके वो उसको बराबर कर पाएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेयर से उसको इतनी रेंज की CO2 मिलेगी तब जाके वो अपनी रेस्पिरेशन के बराबर हो पाता है, और हम कहेंगे कि C3 प्लांट्स का क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन पॉइंट मिलेगा। अब जो C4 प्लांट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट अगर सपोज हम कहते हैं बराबर भी है, बट डिफरेंस क्या है, वो CO2 फिक्सेशन फास्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रुबिस्को है हम कहेंगे उसके लिए हाई एफिनिटी है CO2 के लिए। क्यों? रुबिस्को एक्चुअल में दोनों में सेम होता है, बट हम उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे, ये रुबिस्को एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है फॉर CO2,
दिस रुबिस्को ऑफ CO4 प्लांट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेयर। इसके आसपास बंडल शीथ सेल्स में बहुत सारा CO2 कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो एक तरह से इसके पास जो अवेलेबिलिटी है ज़्यादा, तो एफिनिटी भी ज़्यादा। आप ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, इसकी हाई एफिनिटी है CO2 के लिए। अगर हम दोनों को रुबिस्को कंपेयर करें, एक्चुअल में एंजाइम सेम है, बट आप कह सकते हो एक्टिविटी आपको इसकी ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा बेटर एक्टिविटी इसकी। क्यों है? क्योंकि इसके आसपास CO2 मेंटेन किया जा रहा है। अब इस रुबिस्को के पास क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की, तो उसको वेट नहीं करना पड़ता कि इतना CO2 बिल्डअप होगा तब जाके हम उसको इक्वलाइज करेंगे। वो क्या कर सकता है, कम कॉन्सेंट्रेशन उसको, अभी उसके आसपास CO2 काफ़ी ज़्यादा उसको मिल रही है, तो जैसे ही सैचुरेशन हो जाएगा, एंजाइम का सैचुरेशन जल्दी हो सकता है, वो थोड़ा सा CO2 उसको मिलेगा, तभी से वो इसको इक्वल कर लेगा, कॉम्पनसेशन पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा। सिर्फ रीज़न यही है कि C4 प्लांट्स में CO2 कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, CO2 कॉन्सेंट्रेट किया जाता है अराउंड रुबिस्को, तो रुबिस्को को कॉम्पनसेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। और C3 प्लांट्स में उसको एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करना पड़ता है, तो एटमॉस्फेयर से जब उसको इनफ CO2 मिलेगा तब जाके वो अपना CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट अचीव कर पाएगा। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं C3 प्लांट्स का जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है दैट इज हाई इन कंपैरिजन टू C4 प्लांट्स। बट आपने यहाँ से चेक नहीं करना है, यहाँ ग्राफ वेरी कर सकता है, एक ऊपर एक नीचे आपको कोई भी मिल सकता है। C3 प्लांट्स का ज़्यादा हो सकता है, C3 प्लांट्स का कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप फिक्सेशन देख रहे हो, फिक्सेशन डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। हम चेक जो करेंगे कॉम्पनसेशन पॉइंट, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। एक्स एक्सिस में C3 का ज़्यादा होता है तो आपको इस तरफ को मिलेगा, C4 का कम होता है तो उस तरफ को मिलेगा, ठीक है। या आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, अगर वैल्यूज़ गिवन होंगी तो 10 और उससे लेस जहाँ पे पॉइंट दिया होगा वो C4 प्लांट्स का होगा, 50 to 70 की रेंज में दिया होगा तो इसका मतलब वो C3 प्लांट्स का दिया होगा। अब कई बार ग्राफ आपको ये डाउन पोर्शन शो नहीं किया होता, मीन्स आपको सिंपली क्या दिया होगा, इतना ग्राफ दिया होगा। तो अगर ये ग्राफ भी गिवन है तब भी ये वही ग्राफ है CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट का। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ रेस्पिरेशन है, अगर आपको नहीं भी दिया, सिर्फ फिक्सेशन दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ P इक्वल्स टू R, इसके बिलो हम रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं शो किया तब भी आपके पास ये जो ग्राफ है हमें CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट बता रहा है। तो जहां से कर्व अराइज करेगा वहां आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या है। ये जहां लेट अराइव कर रहा है तो ये C3 प्लांट्स के लिए, ये C4 प्लांट्स के लिए। तो ग्राफ आपको कैसा भी दिया हो आप उसके बेसिस पे कॉम्पनसेशन पॉइंट निकाल सकते। So if we calculate quantum yield of C3 and C4 plants, तो क्वांटम यील्ड हमें फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमने पहले भी इसका फॉर्मूला किया है। फाई मीन्स नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब्ड। कितना प्रोडक्ट उसने बनाया डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, अगर 1 CO2 फिक्स की जा रही है प्रोडक्ट में, बेसिकली हम CO2 की फिक्सेशन कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अगर हम CO2 का फिक्सेशन मान रहे हैं कि वो एन प्रोडक्ट बनाया गया, उसमें फिक्स किया गया, तो एक CO2 के लिए मिनिमम 8 फोटोन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एन प्रोडक्ट के लिए कितना फिक्स कर रहे हैं और बेसिकली कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए गए, तो एक CO2 के लिए 8 चाहिए। अब आपने अगर फ्रक्टोज पूरा देखना है तो आप यहाँ 6 CO2 ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उतने फोटोन्स हमें लेने पड़ेंगे। तो अगर हमने सिंपल 1 मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर किया, अगर एक मॉलिक्यूल भी फिक्स करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल भी एंड प्रोडक्ट में जा रहा है, तो मिनिमम हमें कितने फोटोन्स की जरूरत है, 8। 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है CO2 और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये फोटोन्स और क्वांटा। दैट मीन्स फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखें या हम सिंपली देखें तो 0.125, ठीक है, या इसको मैं कह सकती हूँ 12.5% हम कह सकते हैं फाई की वैल्यू हम ले सकते हैं। अब 0.125 इसका मतलब ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि सिर्फ एक CO2 को भी फिक्स करते हैं तो मिनिमम उसको 8 फोटोन्स तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब मिनिमम ये वैल्यू मैक्सिमम यही वैल्यू आ सकती है, क्योंकि अगर वो फोटोन्स इससे ज़्यादा यूज़ करेगा तो वैल्यू और कम होती जाएगी। पर हम एक CO2 के लिए 8 फोटोन्स थ्योरेटिकली कंसीडर कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम यील्ड जो है फाई की वैल्यू ये हो सकता है। सो मैक्सिमम यील्ड हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। अब यूजुअली
ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है हमें नेचर में उससे भी कम वैल्यू मिलती है। यूजुअली ये देखा गया है कि जो C3 प्लांट्स हैं उनके लिए फाई की वैल्यू जब मेजर किया गया तो वो 0.04 से लेके 0.06 तक मिली, ठीक है। और अगर C4 प्लांट्स को देखा गया तो यूजुअली उनका जो फाई होता है वो 0.05 होता है। इसका मतलब नेचर में आपको उससे भी और कम मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो थ्योरेटिकल पॉसिबल है वो ज़रूरी नहीं होता, हमेशा हो भी सकता है वो ज़्यादा फोटोन्स यूज़ कर ले, मिनिमम उसको 8 चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करता है तो यील्ड और कम होती जाएगी, ठीक है। अब आपके पास 0.125 से ये कम ही है वैल्यूज़। C3 प्लांट्स में वैल्यू कम क्यों हो रहा है, उसका रीजन तो ये भी है कि चाहे वो CO2 को आगे यूज भी कर रहा है फिक्सेशन के लिए, लेकिन उसमें फोटो रेस्पिरेशन होके क्या हो रहा है, जितने क्वांटास उसने एसिमिलेटरी पार बनाया था वो वेस्ट हो गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटास यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स यूज करेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि C3 प्लांट्स में जो यील्ड है वो कम क्यों हुआ, ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से क्वांटा ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाएंगे और फोटोन ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, क्योंकि लाइट रिएक्शन में वो बार बार कर रहा है, और अल्टीमेटली CO2 उतना फिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन की वजह से बहुत सारी एसिमिलेटरी पार वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो C3 प्लांट्स हैं उसकी यील्ड कम हो जाती है। बट C4 प्लांट्स की यील्ड क्यों कम हुआ, क्योंकि C4 प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C4 प्लांट्स की यील्ड आपको इतनी क्यों मिलती है, रीजन ये कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं है, बट C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल है दैट इज एक्सपेंसिव। इसका मतलब वो ज्यादा एसिमिलेटरी पार यूज करता है और ज्यादा एसिमिलेटरी पार के लिए ज्यादा फोटोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो C3 के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए दोनों की यील्ड हमें कंपैरेटिवली कम मिलती है। बस ये है कि C3 की और डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जिस अकॉर्डिंग चलेगा उतनी यील्ड और कम होती जाएगी। तो हम अब ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम ये है, बट नेचर में हमें कम क्यों मिलता है, C3 में कम मिलता है ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, C4 में कम मिलता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करता है, ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब आप इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक ग्राफ के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। C4 प्लांट्स पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जो यील्ड है, यील्ड जो है हम कह सकते हैं नियरली कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रीजन ये क्योंकि रुबिस्को डीपली सीटेड है, तो टेम्परेचर बढ़ भी रहा है अगर, तब भी फोटो रेस्पिरेशन उसमें नहीं होगा तो यील्ड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसका जो यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है वो किस वजह से, जो उसकी एसिमिलेटरी पार है, ठीक है। अब जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स में तो ऑब्वियसली फाई और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज दैट मीन्स C2 साइकिल भी इंक्रीज करेगा, फोटो रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करेगा, तो यील्ड उसकी और डिक्रीज करती जाएगी। अब अगर हम टेम्परेचर में भी कंपैरिजन करें तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर हम मानते हैं 30 डिग्री सेल्सियस हम ले रहे हैं, तो अगर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, तो इससे नीचे अगर हम टेम्परेचर 30 या 30 से बिलो है तो लोअर टेम्परेचर हम इन्हें कहेंगे। इस टेम्परेचर तक फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो अगर ऐसा टेम्परेचर का एनवायरमेंट है तो वहां ज्यादा कौन सक्सेसफुल है, C3 प्लांट्स या C4 प्लांट्स। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है फोटोसिंथेटिक यील्ड किसका ज्यादा होगा। अगर लोअर टेम्परेचर्स हैं तो C3 बेटर है, या हम कह सकते हैं कि C3 का फाई ज्यादा होगा C4 से। रीजन क्योंकि लोअर टेम्परेचर्स पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स जो C4 की एडवांटेज थी वो तो हमारे पास यहाँ यूज नहीं हो रहा है। C3 और C4 में कंपैरिजन अगर करें तो C3 कम एक्सपेंसिव है, दैट मीन्स यहाँ पे C3 फोटो रेस्पिरेशन भी शो नहीं कर रहा, दूसरा वो एसिमिलेटरी पार भी कम यूज कर रहा है। तो जब लोअर टेम्परेचर्स की बात आएगी तो बेस्ट चॉइस हमारे पास कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट, क्योंकि यहाँ पे अभी C4 एक्सपेंसिव पड़ रहा है, फोटो रेस्पिरेशन दोनों में नहीं हो रहा, तो इसलिए कंपैरिजन उसका तो नहीं हो सकता। अब किसका कंपैरिजन होगा, एसिमिलेटरी पार का। C4 प्लांट्स ज्यादा एसिमिलेटरी पार यूज करते हैं, इसलिए C3 बेटर। बट अगर आपको टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और वी कैन से हायर टेम्परेचर्स हैं, तो हायर टेम्परेचर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस दिया है तो C3 बेटर नहीं है। कौन सा बेटर है, फाई जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, C4 का, और वो C3 का फाई डिक्रीज कर जाएगा। वैसे भी अगर आप देखो तो C4 का तो ये ऑलमोस्ट उतना ही रह रहा है, C3 का कम ये ज्यादा होगा। कम हो रहा है तो मतलब फोटो रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, ज्यादा है तो मतलब टेम्परेचर कम है, पर ये एक्सपेंसिव है इसलिए इसका फाई जो है वो बढ़ गया।
तो ये हमेशा पॉइंट याद रखना है कि टेम्परेचर्स या एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि C3 का यील्ड ज़्यादा है या C4 का। आप इतना समझ लो कि C4 का ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, तो टेम्परेचर जैसा भी हो C4 का यील्ड ऑलमोस्ट सेम रहता है, तभी हमने एक वैल्यू ये लिखी है 0.05, ठीक है। लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं उनका यील्ड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है तो उसका यील्ड C4 से भी ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि उसके पास फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं है, प्लस वो लाइट एनर्जी कम यूज कर रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है तो C3 का यील्ड जो है वो कम होता जाएगा C4 के कंपैरिजन में, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन बढ़ता जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्वांटम यील्ड। हमने टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ये याद रखना है और आप इसको ओवरऑल भी याद रख सकते हो। C4 पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, बट C3 प्लांट्स की यील्ड पे टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर दिखता है। मीन्स अगर हम ग्राफ फॉर्म में शो करें, यहाँ हमने फाई ले लिया फोटोसिंथेटिक यील्ड विद टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं। तो अगर C4 प्लांट है बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि उसका यील्ड हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे यही रहता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया है जो स्ट्रेट लाइन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हम उसे कह देंगे ये किसका है, C4 प्लांट का है, क्योंकि उसका फाई जो है ऑलमोस्ट टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहेगा और फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब अगर हम टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर देखें, सपोज मैं कहती हूँ 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, इससे कम की बात करें, इससे कम वैल्यूज पे हो सकता है C3 प्लांट्स जो हैं उनकी यील्ड ज्यादा हो। इससे कम वैल्यूज पे यील्ड ज्यादा है C3 की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपेंसिव नहीं है, C4 कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोअर टेम्परेचर्स पे C3 ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वो डिक्रीज करता जाएगा, और हम कह देंगे ग्राफ जो है अगर इस तरह से डिक्रीजिंग तरह से शो किया जा रहा है तो वो किसका ग्राफ हो सकता है, C3 प्लांट्स का। लोअर टेम्परेचर्स पे उसकी यील्ड C4 से भी ज्यादा होगी, लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे उसकी यील्ड C4 से कम हो जाएगी। सो दिस इज वेरी गुड ग्राफ जो फाई या क्वांटम यील्ड को कंपेयर कर रहा है ऑफ C3 एंड C4 प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन आइसोटोप डिस्क्रिमिनेशन बाय प्लांट्स। सो बेसिकली प्लांट्स अगर इन जनरल पूछा जाए तो प्लांट्स जो है वो कार्बन के आइसोटोप को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, मींस वो हमेशा लाइटर आइसोटोप को प्रेफर करते हैं। सो जनरली कार्बन के 3 आइसोटोप्स हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। C12 जो मोस्ट कॉमन है, ये तो सबको पता है कि C6 एटॉमिक नंबर है इसका, और 12 जो है इसका मास नंबर है। तो आइसोटोप्स में बेसिकली एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफर करता है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंपली कार्बन आइसोटोप लिख सकते हैं, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम बेसिकली किस चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम CO2 के लिए देख रहे हैं कि कार्बन कौन से टाइप का कार्बन आइसोटोप जो है CO2 की फॉर्म में प्लांट्स में एंटर करेगा, ठीक है। तो अभी हम CO2 के लिए हम कार्बन के 3 आइसोटोप्स कंसीडर कर रहे हैं। 3 आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, मास नंबर में एक है C612 जो हमारे पास मोस्ट कॉमन आइसोटोप है, जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलता है 98.9%। लाइटेस्ट आइसोटोप यही है। देन C614, C614, सो C613 कंपैरेटिवली 1.1% रह गया, और ये तो बहुत ही रेयर है 10⁻⁻10। तो अब अगर हम इसको नॉर्मल आइसोटोप कहें तो कंपैरेटिवली हम इन दोनों को कह सकते हैं दे आर हेवियर आइसोटोप्स, ठीक है। ये हेवियर आइसोटोप्स हैं क्योंकि मास नंबर इनका ज्यादा है और परसेंटेज इनका कम है। जितना ज्यादा आइसोटोप हैवी होता जाएगा उसका डिफ्यूजन उतना स्लो, डिफ्यूजन एटमॉस्फेयर में एयर में कम होगा तो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा परसेंटेज एक तो इसका ज्यादा है, ऊपर से ये लाइटर है तो ये डिफ्यूज जल्दी करता है, डिफ्यूज जल्दी करेगा तो रुबिस्को के पास इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो इसकी है, क्योंकि इसका डिफ्यूजन हेवियर आइसोटोप के कंपैरिजन में क्या है, डिफ्यूजन फास्ट है, क्योंकि ये एक लाइटर आइसोटोप है। तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे लाइट है, ठीक है। इन दोनों से कंपेयर करें तो ये लाइटर है, ये दोनों हेवियर आइसोटोप्स हैं। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो हम सिंपली ये कहेंगे चाहे C3 प्लांट है चाहे C4 प्लांट है, both can discriminate between isotopes। एक तो वो उसको पहचान सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट का मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड हम ये लिखेंगे दोनों ही प्लांट्स जो हैं दे हैव
प्रेफरेंस फॉर लाइटर आइसोटोप, क्योंकि प्लांट में भी वो जो CO2 होगा जिसमें कार्बन 12 होगा, ऑब्वियसली वो फास्ट डिफ्यूज करेगा, फास्ट मूव करेगा, तो प्लांट्स में भी उनका डिफ्यूजन अच्छा होगा, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, रुबिस्को तक वो जल्दी पहुंचेगा। तो प्लांट्स जो है डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं और उनकी प्रेफरेंस भी सेट है। प्रेफरेंस किसके लिए है? C12 आइसोटोप के लिए, लाइटर आइसोटोप के लिए। ठीक है, तो अगर C3 C4 कोई भी प्लांट्स की हम बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर से ज्यादा वो कौन सा लेंगे? C612 आइसोटोप। बट अब हम अगर C3 और C4 में भी कंपैरिजन करें, ओवरऑल तो हम कहेंगे दोनों ही लाइटर आइसोटोप को ज्यादा लेंगे, बट कौन सा ज्यादा अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? तो C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से रिसीविंग एंजाइम है जो CO2 को ले रहा है, वो दोनों में डिफरेंट है। अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो C3 में रुबिस्को होता है और C4 में जो एटमॉस्फेयर से लेता है दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। तो अब हम कंपैरिजन इन दो एंजाइम्स का करेंगे। तो बेसिकली हम C3 और C4 प्लांट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम आइसोटोप्स के बेसिस पे देखें तो अब रुबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज का कंपैरिजन करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेटिंग पार है वो बेसिकली हम दोनों एंजाइम्स की चेक करेंगे। सो रुबिस्को है हमारे पास और पेप कार्बोक्सिलेज है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, रुबिस्को देखा जाए तो C4 प्लांट्स में प्रेजेंट है, लेकिन रुबिस्को डीप सीटेड है। तो हम ये देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से CO2 कौन ले रहा है। तो ये रुबिस्को हम जो लिख रहे हैं वो अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? C3 प्लांट्स की। और पेप कार्बोक्सिलेज लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है C4 प्लांट्स की। अब जो रुबिस्को है C3 प्लांट्स का, उसकी डिस्क्रिमिनेशन पार देखा गया है -30 मिल। इसको हम मिल कहते हैं। जैसे आप परसेंटेज फॉर्म में 100 में से काउंट करते हो, 100 में से कोई चीज देखते हैं तो हम 100 के लिए यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी चीज को हम 1000 में से काउंट करें तो हम उसको मिल बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर -30 मिल। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि उतना ज्यादा वो सेंसिटिव है कि वो हेवियर आइसोटोप को आइडेंटिफाई कर सकता है या लाइटर आइसोटोप को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव का मतलब कि छोटा सा छोटा मॉलिक्यूल भी होगा तो उसके लिए उसको वो सेंस कर लेगा। तो जितनी ज्यादा माइनस में जाएगी उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा उतना डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्यादा हुआ। क्योंकि इसका मतलब कि अगर मैं कहती हूँ कि थाउजेंड्स, 3, 4, 5,000 में अगर सपोज एक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, जस्ट एन एग्जांपल, तो मैं उसको आइडेंटिफाई अगर कर सकती हूँ, इसका मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ उस चीज के लिए कि इसका मतलब मैं उसको दूर से पहचान सकती हूँ, तो मेरी डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छा हुआ। लेकिन मैं कहती हूँ कि 3000 में से मैं एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, मैं 1000 में से एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेशन पावर कंपैरेटिवली कम है, तो सेंसिटिविटी कम है। अब जितना ज्यादा ये माइनस में वैल्यू होगा उतना डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छा है। जितना माइनस का मतलब कि आपके पास एक बहुत बड़ा सैंपल है, उसमें से भी अगर एक मॉलिक्यूल वहां पे हेवियर आइसोटोप का प्रेजेंट है या लाइटर आइसोटोप का प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, वो उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर हुआ। अब जो पेप कार्बोक्सिलेज है इसके कंपैरिजन में उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है -2 to 6 मिल। दैट मीन्स ये कम सैंपल में से आइडेंटिफाई कर सकता है, ये ज्यादा बड़े सैंपल में से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बेटर डिस्क्रिमिनेशन पावर किसका हुआ? रुबिस्को का। अब अगर बेटर डिस्क्रिमिनेशन पावर इसका है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस ये लाइटर आइसोटोप को देगा। तो इसका मतलब अगर ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है तो वो हेवियर आइसोटोप को नहीं लेगा। अब आपको क्वेश्चन में यूजुअली CO2 का रेशो पूछा होता है आइसोटोप के बेसिस पे। रेशो ये दिया हो सकता है या रेशो आपको ये भी दिया हो सकता है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं कहती हूँ ये रेशो गिवन है, इस रेशो में हेवियर आइसोटोप हमने न्यूमरेटर में लिखा है, इसका मतलब अगर प्लांट हेवियर आइसोटोप को कम लेता है, ये तो हमें क्लियर है, C3 भी कम लेता है, C4 भी कम लेता है, लेकिन ज्यादा अच्छे डिस्क्रिमिनेशन रुबिस्को का है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वो बहुत ही कम इसको लेगा। वो हमेशा ज्यादा किसको लेगा? लाइटर आइसोटोप को, क्योंकि वो एक एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में पेप कार्बोक्सिलेज हो सकता है हेवियर ज्यादा ले ले, क्योंकि वो उतना अच्छा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो अगर ये रेशो दे रखा है, ये रेशो लो होगी किसके लिए? C3 प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि लो का मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कम, और ऑब्वियसली C3 बहुत अच्छा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो वो CO2 ज्यादा लेंगे, ये वाला CO2 जिसमें हेवियर आइसोटोप है वो कम लेंगे, तो ओवरऑल रेशो क्या आएगा? लो। और ये रेशो इसके कंपैरिजन में हाई हो सकती है किसके लिए? पेप कार्बोक्सिलेज के लिए। अगर रेशो ये पूछा है
तो ये रेशो हाई होगी किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए, और इसके कंपैरिजन में ये रेशो लो हो सकती है किसके लिए, पेप कार्बोक्सिलेज के लिए। तो एक्चुअल में हमें जब भी डिस्क्रिमिनेशन का ये दिया होगा तो इतना याद रखना कि आइसोटोपिक रेशियो जो है वो वेरी करेंगी फॉर C3 प्लांट्स और C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। दोनों में आइसोटोपिक रेशियो जो है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों एंजाइम्स का जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है दैट इज डिफरेंट। ज्यादा बेटर डिस्क्रिमिनेशन पावर रुबिस्को का है, तो इसका मतलब वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लाइटर आइसोटोप को लेगा, हाइवियर का बहुत 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 कम, ठीक है, निग्लिजिबल आप कह सकते हो। लेकिन कंपैरेटिवली पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो हेवियर को उतना ज्यादा रूल आउट नहीं कर सकता, कुछ अमाउंट हेवियर का जा सकता है क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो हम प्लांट्स के अंदर जो CO2 मूव कर रहा है, जो फिक्सेशन हो रहा है, वो कौन सा आइसोटोप है, उसका रेशो के बेसिस पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो C3 प्लांट था या C4 प्लांट था। अगर हमें नहीं पता वो कौन सा प्लांट है तो हम जस्ट आइसोटोपिक रेशियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट वेदर इट इज ए C3 प्लांट और अ C4 प्लांट। रीजन बीइंग बोथ प्लांट्स हैव डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एंजाइम। जो मेन एंजाइम है जो CO2 को रिसीव कर रहा है उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर दोनों में डिफरेंट है। ओवरऑल अगर आपको C3 और C4 कंपेयर नहीं किया, ओवरऑल प्लांट्स दिया है, तो हम हमेशा ये कहेंगे प्लांट्स की डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छी होती है, वो हमेशा लाइटर आइसोटोप को प्रेफर करते हैं, हेवियर आइसोटोप को नहीं। बट अगर C3 और C4 भी कंपेयर करना है तो हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस जो है रुबिस्को की ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर अच्छा होता है, पर क्योंकि रुबिस्को यहाँ पे डीप सीटेड है, वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले रहा, तो यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज को हम कंपेयर करेंगे विद रुबिस्को ऑफ C3 प्लांट्स।